समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और साथ ही साथ फलक के सारे एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो चुके थे। सिद्धार्थ को भी फलक की बातें सही लगी थी और उन्होंने एक दिन नाश्ते की टेबल पर सबके सामने अपने पिता से उनका बिजनेस ज्वाइन करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनकर अचानक से मंजीर जी और अविनाश जी के चेहरे पर खुशियाँ छा गईं, क्योंकि उनकी तो एकमात्र यही ख्वाहिश थी कि उनका बेटा उनका बिजनेस संभाले और उन्हें इस उम्र में ऑफिस के कामों से थोड़ी राहत मिले। लेकिन सिद्धार्थ के अड़ियल रवैये के कारण यह संभव नहीं हो पाया था। लेकिन अचानक से आज सिद्धार्थ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अविनाश जी अत्यधिक आश्चर्यचकित हो रहे थे। उन्हें इस बात की खुशी हो रही थी कि कम से कम देर से ही सही, लेकिन बेटे ने उनकी बात का मान तो रख लिया। मंजीर जी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो बेटा अपने पिता के सामने आने से बचता फिर रहा था, अचानक से ऐसा चमत्कार कैसे हो गया कि सामने से पिता के प्रपोजल को स्वीकार कर रहा है। यह बात सुनकर और परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर खुशी को देखते हुए पलक सबके सामने रसमलाई की प्लेट बढ़ाते हुए कहती है कि तो फिर इस बात पर सबका मुंह मीठा हो जाए। मंजीर जी खुश होते हुए फलक के सर पर हाथ रखकर कहती हैं कि यह सब तुम्हारे शुभ कदमों के परिणाम हैं, जिसके फलस्वरूप मेरे घर की सारी खुशियाँ एक एक करके वापस आ रही हैं। मंजीर जी की बातों को सुनकर बुआ जी कड़वे करेले सा मुँह बनाती हैं, लेकिन इतनी बड़ी खुशी के आगे वह कुछ गलत बोलकर परिवार का मन खराब नहीं करना चाहती थीं, इसलिए शांत रहना ही उन्हें उचित लगता है। इसी बीच सिद्धार्थ अपने लिए सही फैसला लेने में फलक की मदद के लिए आंखों के इशारे से फलक को धन्यवाद करते हैं। फलक भी आंखों को झपकाते हुए सिद्धार्थ की बातों का समर्थन करती है, लेकिन कोई तीसरा भी था जो दोनों के इशारों को भली भांति समझते हुए मन ही मन कुढ़ रहा था, क्योंकि उस इंसान को सिद्धार्थ का इस तरह से फलक को अपने जीवन और अपने हर फैसलों में महत्व देना अच्छा नहीं लग रहा था। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। वह तीसरा व्यक्ति बुआ जी थी, जिन्हें दोनों की इशारेबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें बस ऐसे मौके की तलाश थी जब वह मंजी जी के सामने फलक के खिलाफ जहर उगल पाती, तब जाकर उनका मन शांत होता। फलक रसमलाई का प्लेट जब बुआ जी को सामने देने आती है तो बुआ जी बुरा सा मुँह बनाते हुए कहती हैं कि रख दो, मैं खा लूँगी। नाश्ते के बाद अविनाश जी सिद्धार्थ को अपने साथ ऑफिस ले जाते हैं, क्योंकि आज सिद्धार्थ का ऑफिस में पहला दिन था, इसलिए उन्हें काफ़ी कुछ समझना था। मंजीर जी दही चीनी लाकर सिद्धार्थ को खिलाती हैं। सिद्धार्थ भी बुआ जी और माँ जी का आशीर्वाद लेकर पिता के साथ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। बाप बेटे के ऑफिस चले जाने के उपरांत घर में सिर्फ 3 औरतें ही रह जाती हैं। फलक भी किचन में जाकर सभी चीज़ों को समेटने लगती है। मौका देखकर बुआ जी मंजी जी को अपने पास बिठाते हुए कहती हैं कि मैं अपनी तजुर्बे से कह सकती हूँ कि यह लड़की अभी से सिद्धार्थ को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। शादी के बाद ना जाने क्या करेगी। अगर वक्त रहते तुम लोगों ने इस लड़की की चालाकियों को नहीं समझा तो बाद में पछताना पड़ेगा। बुआ जी की फिर से वही घिसी पिटी बातों को सुनकर मंजी जी उकता रही थीं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस समय वहाँ से किस तरह से पीछा छुड़ाएं, क्योंकि आज के दिन वह इतनी खुश थीं कि उन्हें अपने बेटे बहू पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था और वह नहीं चाहती थीं कि बुआ जी की गलत बातें फलक के कानों तक जाएं। सिद्धार्थ ने अविनाश जी के साथ रहकर बिजनेस की बारीकियों को भली भांति समझ लिया था। एक पिता को अपने बेटे की सफलता को देखकर काफ़ी प्रसन्नता महसूस हो रही थी। सिद्धार्थ के ऑफिस ज्वाइन कर लेने से अब अविनाश जी को भी सांस लेने की फुर्सत मिल गई थी। अविनाश जी मंजी जी के लिए काफ़ी समय निकाल पा रहे थे, इसलिए शादी के इतने सालों बाद एक दूसरे के साथ दोनों काफ़ी खुश थे और इन सब का श्रेय जाता था फलक को। सिद्धार्थ मौका ढूंढ रहे थे फलक को अपने माता पिता के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए धन्यवाद करने के लिए, लेकिन घर में बुआ जी के आने के बाद फलक ने लगभग सिद्धार्थ के आसपास रहना या सिद्धार्थ का सामना होने से पहले ही हट जाया करती थी, इसलिए आजकल सिद्धार्थ को सामने से फलक से बातें करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। ऑफिस से आने के बाद सिद्धार्थ ने सोचा कि वह मौका देखकर फलक से बात करेंगे, लेकिन किचन में काम और बाकी सब कामों में उलझी हुई फलक को फुर्सत में ना देखकर सिद्धार्थ ने फलक के मोबाइल पर मैसेज सेंड करते हुए लिखा कि घर के काम ख़त्म होने के बाद टेरेस पर मिलो। फलक के जब सारे काम ख़त्म हो गए तो वह कमरे में जाकर जब अपने मोबाइल को चेक करती है तो सिद्धार्थ का मैसेज पढ़कर वह टेरेस पर जाने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर बुआ जी का ख्याल आते ही घबरा जाती है। इस समय वह अजीब सी दुविधा में पड़ गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था
कि वह कैसे सिद्धार्थ के पास जाए, क्योंकि वह सिद्धार्थ की बातों की अवहेलना भी नहीं करना चाहती थी और बुआ जी की नज़रों में आकर फिर से परिवार में कोई नया बखेड़ा नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने सबके सो जाने का इंतज़ार किया। जब उसे लगा कि सब लोग सो चुके हैं तो वह चुपके चुपके सीढ़ियों से होते हुए टेरेस पर पहुंच गई। सिद्धार्थ एक कोने में मोबाइल देखते हुए दिख गया। फलक ने सिद्धार्थ की तरफ अपने कदमों को बढ़ा दिया और उनके पास जाकर पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। सिद्धार्थ पीछे पलटते हुए फलक के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहते हैं कि मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद कहना चाहता था, क्योंकि आज मेरा परिवार और माता पिता की खुशियाँ का श्रेय तुम्हें जाता है। तुमने अगर मुझे सही सलाह न दी होती तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता और जीवन की दुविधा में उलझा हुआ अपने माता पिता को भी तकलीफ़ पहुंचा रहा था और ख़ुद भी कुछ न करने का मलाल मेरे मन में मेरे नकारा होने के लिए मुझे परेशान कर रहा था। लेकिन तुमने चुटकी बजाते ही सारी समस्या का हल एक बार में निकाल दिया। ज़रूर तुम कोई मैजिक जानती हो या फिर अलाउद्दीन का चिराग तुम्हारे पास है जिससे चुटकी बजाते ही सारी समस्या का हल निकल आता है। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर फलक हंसते हुए कहती है कि आप भी गंभीर बातें करते हुए कब मजाकिया लहजे में पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। सिद्धार्थ फलक की हथेलियों पर अपना दबाव बनाते हुए कहते हैं कि नहीं फलक, मैं सच कह रहा हूँ। तुम सच में जब से मेरे जीवन में आई हो मैं संभलता जा रहा हूँ। पहले मैं क्लियर नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अब देखो मैं डैड के बिजनेस को अच्छे से समझ गया हूँ। डैड भी मेरे इस फैसले से कितने खुश हैं और यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। फलक सिद्धार्थ की खुशियों को देखकर कहती है कि यह सब मेरे मैजिक से नहीं हुआ है, बल्कि आपकी कार्यकुशलता और मेहनत का नतीजा है। बस आप थोड़ा सा भटक गए थे और सही फैसला नहीं ले पा रहे थे। अब सब कुछ ठीक है। छत पर चारों तरफ चांद की रोशनी बिखरी हुई थी, जिसमें फलक का मासूम चेहरे की चमक को देखकर सिद्धार्थ मन ही मन सोच रहे थे कि सचमुच ये लड़की जब से मेरी ज़िंदगी में आई है, मेरे जीवन का हर कोना खुशियों से भर गया है। काफ़ी देर तक बैठकर दोनों ऐसे ही बातें करते रहे थे। अचानक से फलक ने उठते हुए कहा कि सिद्धार्थ जी, अब हमें चलना चाहिए। काफ़ी देर हो चुकी है, आपको भी कल ऑफिस जाना है। फलक और सिद्धार्थ बातें करते हुए सीढ़ी से नीचे आ रहे होते हैं। बुआ जी के कानों में कुछ आवाज़ें पड़ती हैं तो वह हड़बड़ाहट में उठकर बाहर निकलकर देखने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है तो मायूस होकर फिर से अपने कमरे में वापस लौट जाती हैं। फलक और सिद्धार्थ चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अब फलक चाहती थी कि सिद्धार्थ ने बिजनेस तो अच्छे तरीके से संभाल लिया, अब उनका सपना साकार करने का समय आ गया है। जब वह अपनी पेंटिंग्स को दुनिया के सामने लाकर अपने हुनर को एक पहचान देंगे, और इसके लिए उसे तलाश थी किसी ऐसे मौके की जब वह मंजी जी के साथ मिलकर सिद्धार्थ के सपने को पूरा करने में उनकी मदद कर सके। और जल्द ही उसे यह मौका मिल गया जब उसने मंजी जी के मुंह से सिद्धार्थ के जन्मदिन के बारे में सुना, जो कुछ दिनों बाद था। फलक ने फैसला कर लिया था कि वह मंजी जी से सिद्धार्थ के सपने के बारे में अवश्य बात करेंगी। वह एक माँ हैं, ज़रूर अपने बेटे के सपने को साकार करने में उनकी मदद करेंगी। एक दिन सिद्धार्थ के ऑफिस चले जाने पर फलक मंजी जी को उस कमरे में लेकर जाती हैं जिसमें सिद्धार्थ अपनी पेंटिंग को छुपा कर रखते थे। अचानक से बेटे के हुनर को देखकर, माँ की खूबसूरत पेंटिंग्स को देखकर मंजी जी आश्चर्यचकित और अचंभित हो जाती हैं। मंजी जी फलक के सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं कि बेटी, तुम सचमुच सिद्धार्थ की जीवन संगनी बनने के काबिल हो। मैंने माँ होकर भी अपने बेटे के सपनों को नहीं समझा, लेकिन तुमने कुछ पलों में ही उसके मन की भावनाओं को समझ भी लिया और उसे सही राह भी दिखा दी। अब मुझे ये बताओ कि मैं अपने बेटे के सपनों को पूरा करने में उसकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। एक माँ होने के नाते मुझे बहुत खुशी होगी जब मेरा बेटा एक सफल बिजनेसमैन के साथ साथ अपने सपनों को साकार होता हुआ भी देखेगा। फलक मंजी जी से कहती है कि आंटी, हमें इस बारे में अंकल जी को भी अवगत कराना होगा, क्योंकि बिना उनकी मदद के हम ये काम नहीं कर पाएंगे। हमें अंकल की मदद के ज़रिए आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन के ज़रिए सिद्धार्थ जी द्वारा बनाई गई इन बेहतरीन पेंटिंग्स को दुनिया के सामने लाकर उनके जन्मदिन पर उनको उनके जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज़ देंगे। एक बार अगर ये पेंटिंग्स दुनिया के सामने आ गई तो मुझे पूरा विश्वास है कि सिद्धार्थ जी के अंदर एक आत्मविश्वास उभर कर सामने आएगा और वे अपने इस खूबसूरत हुनर को दुनिया के सामने लाने में किसी भी तरह की झिझक महसूस नहीं करेंगे। शायद अब तक आत्मविश्वास की कमी के कारण ही
उन्होंने अपने इतने खूबसूरत दुनिया को सबकी नज़रों से छुपा कर रखा है। लेकिन अगर एक बार उनकी ये खूबसूरत पेंटिंग्स बाहर आई और लोगों की वाहवाही और तारीफ़ हुई, तो वह अपने सपने को और आगे ले जाएंगे और इसमें हमें एक साथ मिलकर उनकी सहायता करनी होगी और इस काम में आपको पहल करनी होगी इस विषय में अंकल से बात करके, क्योंकि अंकल अभी तक इस बात से अनजान है कि उनके बेटे के अंदर कितनी योग्यता छुपी हुई है। माँ बाप के रूप में आप लोगों के द्वारा उनकी योग्यता की तारीफ सुनकर उन्हें सबसे अधिक खुशी मिलेगी। मंजी जी इतनी देर से चुपचाप फलक की बातों को सुनकर भाव विभोर हो जाती हैं और व्याकुलता से उसे अपने गले लगाते हुए कहती हैं कि तुम सचमुच सही मायने में मेरे बेटे की जीवन संगनी हो। सिद्धार्थ ऑफिस से वापस आ गए थे। इस तरह से सास बहू को बातें करते हुए देखकर वहाँ अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और मंजी जी के पास उनके गले में अपनी बाहों को फंसाते हुए पूछते हैं कि क्या बात है, बड़ी गुप्त मीटिंग चल रही है, क्या हमें भी इस बारे में कुछ बताया जाएगा? मंजी जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटा थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज़ प्लान कर रही है, जो सही वक्त आने पर ही पता चलेगा और तुम्हें हमारी पसंद पर नाज होगा। सिद्धार्थ फलक और मंजी जी को मुस्कुराते हुए देखकर अपना कंधा उचकाते हुए बाहर चले जाते हैं। मंजी जी अविनाश जी की चाय लेकर कमरे में जाती हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अविनाश जी पूछते हैं, क्या बात है, आजकल तुम्हारे चेहरे पर हमेशा खूबसूरत मुस्कुराहट सजी रहती है। मंजी जी अविनाश जी की हाथों पर चाय का प्याला रखते हुए कहती हैं कि जिस घर में फलक जैसी बेटी हो, वह परिवार हमेशा सुखी और संतुष्ट रहता है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरी बात सुनकर आप भी पूरी तरह से संतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। अविनाश जी मंजी जी की बातों को सुनकर फैसला लेते हुए कहते हैं कि आप सच कह रही हैं। फलक सच में बहुत समझदार लड़की है। जिस तरह से उन्होंने सिद्धार्थ को समझाकर उन्हें सही रास्ते पर ले आई, सचमुच वह बहुत ही काबिले तारीफ़ है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि हमारा बच्चा इतनी योग्यता रखता है। मैं उसकी योग्यता और सपने को साकार करने में अवश्य मदद करूँगा। अब आप बस देखती जाइए इस बार के जन्मदिन पर हमारे बेटे को कितना बड़ा उपहार देते हैं और यह सब फलक की वजह से हुआ है। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसी शुभ दिन हम दोनों की रिंग सेरेमनी कराकर दुनिया के सामने उनके रिश्ते को एक मजबूत बंधन में बांध दें। मंजी जी मुस्कुराते हुए अविनाश जी की बातों पर सहमति जता देती हैं। तभी बाहर से बुआ जी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। सभी लोग दौड़ते हुए हॉल की तरफ पहुँचते हैं, जहाँ सीढ़ियों के पास बुआ जी जमीन पर पीठ के बल गिरी हुई दिखाई पड़ती हैं। फटाफट सिद्धार्थ और अविनाश जी मिलकर उन्हें उठाते हुए बिस्तर पर बैठाते हैं। फलक जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन कर देती है। पैर फिसलने के कारण बुआ जी के पैर में ज़बरदस्त चोट आ गई थी, जिसके कारण वह चल फिर नहीं पा रही थीं। डॉक्टर ने मलहम पट्टी कर दी और उन्हें आराम करने की सलाह दी। बुआ जी को इस बात की चिंता सता रही थी कि अब पैर में इस तरह से चोट लग जाने के कारण वह अपने दैनिक कार्य कैसे कर पाएंगी। बुआ जी को इस तरह से दुखी देखकर पलक उनके पास आकर उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहती है कि मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, लेकिन जब से आपसे मिली हूँ मुझे लगता है कि आप ही के जैसी माँ होती हैं। क्या आप इस बेटी की मदद लेना चाहेंगी? बुआ जी को इस समय सहारे की ज़रूरत थी, इसलिए वह मौके की नज़ाकत को समझते हुए फलक से किसी भी तरह की बहसबाजी नहीं करना चाहती थीं। इसलिए चुपचाप गर्दन हिलाते हुए हाँ कर देती हैं, जिसे देखकर फलक मुस्कुराते हुए बुआ जी के गले लग जाती है। बुआ जी उसे अपने आप से दूर हटाते हुए कहती हैं, बस बस, अब इससे ज़्यादा गले पड़ने की ज़रूरत नहीं है। फलक पूरे जी जान से बुआ जी की सेवा सत्कार में लगी हुई थी। सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर की साफ़ सफाई और बुआ जी की पूजा की तैयारी करना, साथ ही साथ बुआ जी के पैरों की मालिश करना और उनकी दवाई और खान पान का ध्यान देना। न चाहते हुए भी बुआ जी का मन अब फलक के लिए बदल रहा था। फलक की निस्वार्थ सेवा भावना को देखकर बुआ जी की सोच में परिवर्तन आ रहा था, जिसे उन्होंने फलक और परिवार के सामने कभी प्रकट नहीं होने दिया था। लेकिन मन ही मन वह सोच रही थी कि अविनाश की बहुरिया सही कह रही थी कि यह लड़की इस परिवार और हमारे सिद्धार्थ बिटवा के लिए एकदम सही है, सही जीवन साथी साबित होगी। जो लड़की मेरे लिए अपने मन में किसी भी प्रकार की करवाट न लाते हुए पूरे जी जान से मेरी सेवा कर रही है, उस लड़की का मन कितना साफ होगा। अब तक फलक के प्रति किए गए अपने बुरे बर्ताव के बारे में सोचकर बुआ जी को मन ही मन शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन अपने मन की भावनाओं को वह फलक के सामने जाहिर नहीं करती थी।
एक दिन बुआ जी के कमरे में बैठकर फलक जब बुआ जी को रामायण पाठ सुना रही थी तो अनायास ही बुआ जी के हाथ फलक के सर पर चले गए, जिसे देखकर फलक की आंखों में आंसू आ गए। आज बुआ जी ने अपने मन की भावनाओं को फलक के सामने जाहिर करते हुए कहा कि तुम सचमुच इस घर की गृहलक्ष्मी बनने के योग्य हो। इतने दिनों से तुम जिस भावना से मेरी सेवा कर रही हो, वह भी बिना कड़वाहट के, वह किसी आम लड़की के बस की बात नहीं है। मंजी जी दरवाजे की ओर से बुआ जी की सारी बातें सुन रही थीं और मन ही मन प्रसन्न हो रही थीं बुआ जी के हृदय परिवर्तन से। फलक बुआ जी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहती है कि बुआ जी, कड़वाहट कैसा? बड़े हमेशा अपने बच्चों को सिखाते हैं और हम बच्चों का फ़र्ज़ है कि बड़ों की नसीहत को अपने जीवन में आत्मसात करें। और आप तो हमसे उम्र में इतनी बड़ी और अनुभवी हैं कि आपकी बातों का हम बुरा मान ही नहीं सकते हैं। आपने अपने जीवन में जितना कुछ सहा और समझा है, उस हिसाब से हमारा जीवन तो बहुत ही सरल है। फलक की बातों को सुनकर और उसके अपनेपन को देखकर बुआ जी अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और फलक को अपने गले लगाते हुए कहती हैं कि सदा सुखी रहो और ऐसे ही इस परिवार की जड़ को संभाल कर रखना। अविनाश की बहुरिया सच ही कहती है कि तुम जैसी बहू जिस घर में आएगी वह घर स्वर्ग के बराबर होगा। मंजी जी को बुआ जी के कमरे के बाहर देखकर सिद्धार्थ उनके पास आते हुए पूछते हैं कि क्या बात है माँ, आप इस तरह से छुप कर क्या सुन रही हैं? मंजी जी होंठ पर उंगली रखते हुए सिद्धार्थ को चुप रहने का इशारा करती हैं और बुआ जी और फलक की बातों को सुनने के लिए कहती हैं। आज बुआ जी के हृदय परिवर्तन के पश्चात फलक के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर सिद्धार्थ को अपने मन में प्रसन्नता महसूस होती है। बुआ जी सिद्धार्थ को दरवाजे के बाहर देखकर इशारों से अपने पास बुलाती हैं और फलक और सिद्धार्थ दोनों को साथ में आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि मंजरी, अब जल्द से जल्द इन दोनों का विवाह कर दे कि मैं अपने नाती पोतों का मुंह देख सकूं। अचानक से बुआ जी की बातें सुनकर फलक शर्माकर कमरे से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर में सिद्धार्थ भी सर पर हाथ फेरते हुए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सामने से आ रही फलक से नज़रें मिलाते ही अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती है, जिसे देखकर फलक कुछ देर पहले बुआ की बातों को याद करते हुए नज़रें बचाकर इधर उधर देखने लगती है। सिद्धार्थ फलक के पास से गुजरते हुए धीरे से उसके कानों के पास आकर कहते हैं कि अब तो बुआ जी की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई, अब किस बात का शर्माना। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर फलक अपने आप में सिमट जाती है। फलक को इस तरह शर्माते हुए देखकर सिद्धार्थ अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। फलक और सिद्धार्थ जीवन के इस सफ़र पर एक दूसरे की कमजोरी बनने की बजाय एक दूसरे का मजबूत संबल बनकर आगे बढ़ रहे थे। पहले बुआ जी फलक को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब वह भी फलक के निश्चल स्वभाव और मासूमियत से इतनी प्रभावित हो चुकी थी कि वह जल्द से जल्द दोनों का विवाह करवाकर उन्हें अपना आशीर्वाद देना चाहती थी। उन्हें फलक के साथ किए गए अपने दुर्भाव पर शर्मिंदगी हो रही थी कि उन्होंने इस मासूम और समझदार बच्ची के साथ इतना गलत व्यवहार कैसे किया। अब उन्हें यह बात समझ में आ चुकी थी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। वह दिन भी आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। सिद्धार्थ बाकी दिनों की तरह सामान्य रूप से तैयार होकर अविनाश जी के साथ ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद घर पर रखी गई पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। अविनाश जी ने पहले ही सबके साथ प्लानिंग किया हुआ था कि वह ऑफिस में कुछ देर रुकने के बाद सिद्धार्थ को सीधे आर्ट गैलरी लेकर जाएंगे, जहां उनके बर्थडे का सबसे बड़ा सरप्राइज़ यानी कि उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी हुई थी। अपनी प्लानिंग के अनुसार अविनाश जी सिद्धार्थ को अपने साथ लेकर ऑफिस निकल जाते हैं। सिद्धार्थ के पूछने पर एक ज़रूरी मीटिंग का बहाना कर देते हैं। सिद्धार्थ मीटिंग की बात सुनकर चुपचाप अपना मोबाइल देखने लगते हैं। परिवार के बाकी सदस्य पहले ही आर्ट गैलरी पहुंच चुके थे। आर्ट गैलरी के सामने गाड़ी रुकने पर सिद्धार्थ सवालिया नज़रों से अविनाश जी की तरफ देखते हैं, तो अविनाश जी उन्हें अपने साथ अंदर चलने के लिए कहते हैं। गैलरी के अंदर कदम रखते ही चारों तरफ प्रदर्शनी में अपने हाथों द्वारा बनाई गई पेंटिंग को देखकर सिद्धार्थ भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों में अपने सपनों को साकार होता देखकर खुशियों की नमी तैरने लगती है। अविनाश जी आगे बढ़ते हैं, उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि हमारे बच्चे के इस नायाब हुनर को पहचानने में हमने बहुत देर कर दी। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आज दुनिया के सामने तुम्हारे हुनर को मिल रही प्रशंसा से हमारा सीना चौड़ा हो गया है कि हम तुम्हारे माता पिता हैं। दुख तो इस बात का है
कि तुमने आज तक अपने इस नायाब हुनर को हमसे छुपा कर रखा। अगर फलक ने हमें सही समय पर बताया नहीं होता तो आज भी हम अपने बेटे के इस रूप से अनजान ही रह जाते। अविनाश जी की बातों को सुनकर सिद्धार्थ को ये बात समझ में आ गई थी कि यह सब कारनामा फलक का किया हुआ है। आज उन्हें फलक के ऊपर और भी प्यार आ रहा था। आज अगर फलक उनके सामने होती तो वह उसे कसकर गले लगा लेते और उसे धन्यवाद कहते। उनके बचपन से लेकर आज तक का देखा हुआ सपना फलक की वजह से साकार हुआ था। थोड़ी देर बाद मंजी जी सामने आते हुए सिद्धार्थ को बर्थडे विश करती हैं और प्रदर्शनी में लगाई हुई चित्रकारी की तारीफ करते हुए सिद्धार्थ के माथे को चूमते हुए अपने गले लगा लेती हैं। आर्ट गैलरी प्रदर्शनी में लगाई गई सिद्धार्थ की पेंटिंग की चारों तरफ प्रशंसा सुनकर मंजी जी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं। सिद्धार्थ की नज़रें चारों तरफ फलक को ढूंढ रही थीं। मंजी जी के पीछे फलक को छुपते हुए देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर अनायास ही मुस्कुराहट खिल जाती है। सिद्धार्थ को अपनी तरफ मुस्कुराते हुए देखता पाकर फलक अपने दोनों हाथों को कानों के पास ले जाकर धीरे से सॉरी बोलती है। सभी लोग गैलरी में लगी हुई सिद्धार्थ की पेंटिंग को देखने में पूरी तरह मगन थे। फलक सिद्धार्थ के पास आकर उन्हें बर्थडे विश करती है। सिद्धार्थ फलक को देखकर भावुक होते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार मुझे मेरे बर्थडे पर दिया है। तुम सचमुच मेरे जीवन में आई हुई वह मैजिक हो जो मेरे जीवन का हर विश पूरा कर रही हो। फलक सिद्धार्थ से कहती है कि आपको बिना बताए मैंने परिवार के साथ मिलकर आपके लिए जन्मदिन पर सरप्राइज़ प्लान किया था। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको बता देती तो शायद आप मुझे ऐसा करने नहीं देते। इसलिए मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया। लेकिन आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो मैं बिना आपको बताए करूँगी। इसलिए इस पहली और आखिरी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। सिद्धार्थ फलक को गले लगाते हुए कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारा यह बर्थडे सरप्राइज़ बहुत ही अच्छा लगा है। आगे भी ऐसे ही सरप्राइज़ देती रहना। अचानक से दोनों को गले लगे हुए देखकर बुआ जी खांसने की एक्टिंग करते हुए कहती हैं कि अरे वो अविनाश और अविनाश की बहुरिया, दोनों ज़रा इधर आओ। तो अब तो जल्द से जल्द अपने बेटे बहू का विवाह करवा दो, नहीं तो दोनों ऐसे ही छुप छुप कर गले मिलते रहेंगे। अचानक से बुआ जी को सामने देखकर और उनकी बातें सुनकर फलक और सिद्धार्थ बुरी तरह से शर्मा जाते हैं और अविनाश और मंजी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप सही कह रही हैं। हम आज ही सिद्धार्थ के जन्मदिन के शुभ मौके पर इन दोनों की सगाई करवा देते हैं और पंडित जी को बुलाकर एक शुभ मुहूर्त पर धूमधाम से विवाह संपन्न करवाते हैं। मंजी जी के इशारे पर फलक और सिद्धार्थ दोनों मिलकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। सिद्धार्थ आज अपने जन्मदिन पर बहुत खुश थे, क्योंकि आज उनके जीवन का देखा हुआ हर सपना साकार हो रहा था। अब तक उन्होंने अपने पिताजी के बिजनेस की बागडोर को बखूबी संभाल लिया था और साथ ही साथ आज उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना, उनकी बनाई हुई पेंटिंग भी दुनिया के सामने प्रदर्शित हो चुकी थी, जिसको चारों तरफ वाहवाही और प्रसिद्धि मिल रही थी। शाम की पार्टी में अविनाश जी अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि आज मैं आप सबके साथ अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी बांट रहा हूँ और साथ ही साथ मैं अपने परिवार के एक नए सदस्य से आपको मिलवाना चाहता हूँ, जो हमारे परिवार के लिए बहुत खास और लकी है। सभी की निगाहें अब स्टेज की तरफ केंद्रित हो गई थी। स्टेज पर सिद्धार्थ और फलक एक दूसरे का हाथ थामे हुए सामने आते हैं, जिनकी तरफ इशारा करते हुए अविनाश जी कहते हैं कि यह है हमारे बेटे और होने वाली बहू फलक। आज हम इस खुशी के अवसर पर आप लोगों के आशीर्वाद के साथ अपने बेटे बहू की सगाई करवाना चाहते हैं। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट के बीच फलक और सिद्धार्थ की सगाई संपन्न होती है। आज इतने दिनों के अथक परिश्रम के बाद फलक का देखा हुआ सपना साकार हो रहा था। उसे एक परिवार मिल गया था। इसके लिए वह बचपन से तरस रही थी। एक दूसरे को अंगूठी पहनाने के बाद सिद्धार्थ और फलक सभी बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे। बुआ जी दोनों को गले लगाते हुए आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो, जिसे सुनकर सिद्धार्थ कहते हैं, बुआ जी आपने आशीर्वाद देने में कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं कर दी। सिद्धार्थ की नज़र फलक की तरफ थी, जिसे देखकर फलक शर्मा जाती है। बुआ जी सिद्धार्थ की शरारतों को देखकर कहती हैं कि बबुआ, हम तो बहुत पहले ही तुम्हारी शादी करवा के तुम्हारी बहुरिया को आशीर्वाद देना चाहते थे, लेकिन तुमने ही शादी करने में बड़ी देर कर दी। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। देर से ही सही, लेकिन इस परिवार को और तुम्हें बहुत ही अच्छी लड़की मिल गई है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए।
पार्टी के बाद सभी लोग पूरी तरह से थक गए थे, इसलिए सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ फलक को फ़ोन करके थोड़ी देर के लिए छत पर बुलाते हैं। फलक चुपचाप सिद्धार्थ के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। सिद्धार्थ अपनी शर्ट की जेब से एक गिफ्ट निकालकर फलक के हाथों पर रखते हुए कहते हैं कि आपके लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, गिफ्ट को खोलकर देखना है। फलक जब गिफ्ट को खोलकर देखती है तो वह एक जोड़ी पायल होती है जो बहुत ही सुंदर थी। फलक पायल की तारीफ करते हुए कहती है, बहुत सुंदर है। सिद्धार्थ फलक के हाथों से पायल लेकर उसके पैरों में पहनाते हुए कहते हैं कि जब इस घर में मैंने पहली बार तुम्हारी पायल की आवाज़ सुनी तो मैं पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे यही पायल की आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगने लगी। शायद इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए जब गिफ्ट लेने गया तो मुझे पहली नज़र में ही ये पायल पसंद आ गई। फलक भी सिद्धार्थ के लिए लाया हुआ गिफ्ट उन्हें दे देती है, जिसे देखकर सिद्धार्थ कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तुमने तो आज मुझे इतने बड़े बड़े गिफ्ट दिए, नए जीवन भर याद रखूँगा, बड़े प्यार से संभाल कर रखूँगा। हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आज ये बात फलक ने साबित कर दिया था। आज दोनों का रिश्ता समाज के सामने एक मजबूत अंजाम तक पहुंच चुका था। सिद्धार्थ पहले अपने पिता से दूर होकर उनके बारे में अलग ही गलतफहमी पाले हुए थे, लेकिन अब सारी गलतफहमी क्लियर हो गई थी। बाप बेटे एक दूसरे के सामने अपने जज्बातों को खुलकर कबूल कर रहे थे। मंजी जी आज अपने पति और बेटे को एक साथ खुलकर बातें करते हुए देखकर बहुत खुश थी। पुष्पा बुआ को भी इस बात का यकीन हो गया था कि बाप बेटे में जो दूरियां थीं अब वह नज़दीकियों में बदल चुकी है। पुष्पा बुआ मंजरी जी के कंधे पर हाथ रखते हुए टोक लगाती हैं, क्यों ऐसे लगातार देखकर बाप बेटे के रिश्ते को नज़र लगा रही हो? बुआ जी की बातों को सुनकर मंजरी जी नम आँखों से उनसे कहती हैं कि यह सब कुछ पलक की वजह से हुआ है। अगर सही वक्त पर पलक ने सिद्धार्थ को सही रास्ता न सुझाया होता तो आज भी बाप बेटे एक दूसरे के लिए गलतफहमी पाल कर बैठे होते। लेकिन उस मासूम बच्ची के कदम मेरे घर में पड़ते ही मेरा घर खुशहाल और सुदृढ़ हो गया है। बुआ जी मंजी जी की बातों का समर्थन करते हुए कहती हैं कि हाँ अविनाश की बहुरिया, तुम ठीक कह रही हो। वह बच्ची सचमुच में तुम्हारे घर के लिए भाग्यशाली है। अब तो यह बात मैं भी मानती हूँ, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है कि तुम लोग दोनों के विवाह में देर क्यों कर रहे हो। जल्द से जल्द पंडित को बुलाओ और अपनी गृहलक्ष्मी को अपने घर में लाओ। मंजी जी फ़ोन करके पंडित जी को बुलाती हैं। सभी के सामने शुभ मुहूर्त निकालते हुए पंडित जी कहते हैं कि यजमान, पहला मुहूर्त तो 1 हफ्ता के अंदर ही है और दूसरा मुहूर्त 1 साल बाद। अब आप लोगों को जो ठीक लगे वैसा बता दीजिए। मंजी जी मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ से पूछती हैं कि अब तुम ही बता दो सिद्धार्थ, कौन सा मुहूर्त सही है, 1 हफ्ता वाला या 1 साल बाद? बुआ जी सिद्धार्थ की टांग खींचते हुए कहती हैं कि मुझे तो लगता है कि 1 साल बाद वाला मुहूर्त ही ठीक है। सिद्धार्थ चौंकते हुए मंजी जी के पास आकर कहते हैं कि माँ, कब तक आप अकेले ही घर को संभालती रहेंगी? अरे आपको भी अब आराम की ज़रूरत है, इसलिए आप बुआ जी की बातों में ना आइए। जो 1 साल बाद करना है वह 1 हफ्ता में करके अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त हो जाइए, और फिर आपको अपनी बहू को भी तो घर गृहस्थी सिखानी होगी। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर फलक कमरे में भाग जाती है और वहाँ पर बैठे सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं, जिसे देखकर सिद्धार्थ कहते हैं, इसे क्या हो गया, यहाँ से क्यों भाग गई? मंजी जी सिद्धार्थ का कान खींचते हुए कहती हैं कि वह तुम्हारी तरह बेशरम थोड़ी ना है। और बेटा, तुम तो ऐसा कहो कि तुम्हें जल्दी है शादी की। इतना घुमा फिराकर कहने की क्या ज़रूरत है? घर के सभी सदस्य चाहते थे कि यह विवाह जल्दी हो जाए, इसलिए 1 सप्ताह वाले मुहूर्त को भी फाइनल किया गया। इस बीच अब फलक ने सिद्धार्थ के सामने आना बंद कर दिया था। जब भी वह सिद्धार्थ के सामने आती तो उसके मन में एक अनजानी सी घबराहट महसूस होने लगती, जैसा हर लड़की को शादी से पहले महसूस होती है। अब तक सिद्धार्थ की आदत पड़ चुकी थी हर वक्त फलक का चेहरा देखने की, लेकिन अचानक से फलक का इस तरह से छुपना उन्हें समझ में नहीं आता है। एक दिन वे मंजी जी से पूछ लेते हैं कि माँ, ये फलक मुझसे इतना शर्मा क्यों रही है? पहले तो सर पर बैठी रहती थी, अब ऐसा क्या हो गया है कि हर वक्त छुपने की कोशिश करती है? मंजी जी सिद्धार्थ के सर पर चपत लगाते हुए कहती हैं कि यह बात तुम नहीं समझोगे। वह एक लड़की का मन है। पहले वह इस घर में एक लड़की की हैसियत से रहती थी, लेकिन अब वह नए रिश्ते में बंधने जा रही है और यह घबराहट और शर्म हर लड़की का गहना होता है। लड़कियां अपनी घबराहट शादी के वक्त अपनी माँ और बहन से शेयर करती हैं।
माँ बेटी को नए रिश्ते की बारीकियों के बारे में समझाती है और बेटी के भविष्य के लिए ढेर सारी दुआएं करती हैं। जीवन में जब सब कुछ सही चल रहा होता है, हमें लगता है कि हमसे सुखी और सुख कोई नहीं है। तब जीवन अचानक से कोई झटका दे जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती है। और वही झटका मिला फलक को सिद्धार्थ के एक्सीडेंट के रूप में। जब उसे पता चला कि सिद्धार्थ की गाड़ी का ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया है और वह इस समय हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु से लड़ रहे हैं, इस खबर को सुनकर फलक का पूरा अस्तित्व ही हिल गया था। पूरा परिवार इस घटना की वजह से सदमे में था। सभी बेटे की शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। किसी ने भी इस दुखद घड़ी की कल्पना नहीं की थी, लेकिन परिस्थितियों को देखकर लग रहा था कि मंजी जी के खूबसूरत आशियाने को किसी की बुरी नज़र लग गई थी। मंजी जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। किसी तरह अविनाश जी उन्हें हॉस्पिटल लेकर चले गए। फलक ने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वह सिद्धार्थ को इस हालत में देख सके। जब से उसने सिद्धार्थ के एक्सीडेंट की बात सुनी, मंदिर में बैठी ईश्वर के सामने लगातार प्रार्थना कर रही थी। ईश्वर, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन सिद्धार्थ जी को बचा लीजिए। मेरे कर्मों की सज़ा सिद्धार्थ जी को मत दीजिए। आज तक मैंने जिसे प्यार किया है उसे आपने मुझसे छीन लिया है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपको मेरे सिद्धार्थ जी को मुझे वापस सही सलामत लौटाना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि अब मैं अपने इस परिवार और सिद्धार्थ जी के बिना नहीं रह सकती। आप तो बड़े दयालु हो, फिर मुझे अभागन की इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हो। अविनाश जी मंजी जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। सिद्धार्थ की हालत बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी। गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। अंदर ऑपरेशन चल रहा था। बड़े बड़े नामी डॉक्टर लगे हुए थे। अविनाश जी इस समय अपने बेटे के जीवन को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। फलक की दुआओं का असर था। साथ ही साथ अविनाश जी की कड़ी मशक्क़त काम कर गई और लंबे ऑपरेशन के बाद सिद्धार्थ का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन अभी उन्हें होश नहीं आया था। अगले 48 घंटे उनके जीवन के लिए अभी भी खतरनाक साबित हो सकते थे अगर उन्हें होश नहीं आएगा। घर में बुआ और फलक हॉस्पिटल में बेचारे दुखी माँ बाप लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि उनके जीवन के इकलौते चिराग को बचा लें। अगले 48 घंटे परिवार के लिए बहुत ही असहनीय थे। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। सभी को इंतजार था इस खबर का कि डॉक्टर कब कहेंगे कि सिद्धार्थ को होश आ गया है। किसी को भी अपनी भूख, प्यास और नींद की परवाह नहीं थी। सभी एकटक सूनी और उदास आंखों से सिद्धार्थ के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। फलक को लगातार रोते हुए देखकर बुआ जी को अंदर ही अंदर बहुत कष्ट हो रहा था। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मेरी बच्ची, भगवान तेरे आंसुओं को देख रहा है। वह तेरे मासूम भावनाओं के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। देखना, यह दुख की घड़ी भी जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। फलक रोते हुए कहती है कि बुआ जी, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। बचपन में माँ छोड़कर चली गईं, फिर पिता ने साथ छोड़ दिया, और जब इस परिवार से जुड़ी तो देखिए इस परिवार पर भी कितनी बड़ी आपदा आ गई। सब मेरी वजह से हो रहा है। शायद मेरे भाग्य ही अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जब भी मैं किसी को प्यार करती हूँ, भगवान जी उसे मुझसे छीन लेते हैं। आज मेरी वजह से सिद्धार्थ जी की ये हालत है। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। बुआ जी फलक की तकलीफ़ को देखकर उसे गले लगा लेती हैं और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगती हैं। हॉस्पिटल में नर्स बाहर आते हुए खबर देती है कि पेशेंट को धीरे धीरे होश आ रहा है। अविनाश और मंजी जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है और वे ईश्वर को प्रणाम करते हुए बेटे की एक झलक देखने के लिए चल पड़ते हैं। सिद्धार्थ माता पिता को सामने देखकर हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करते हैं और फलक को उन लोगों के साथ नहीं देखकर इशारों में पूछते हैं। मंजी जी उनका इशारा समझते हुए कहती हैं कि बेटा, फलक तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती है। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार वह अपने आप को बता रही है। इसलिए जल्दी से ठीक होकर घर चलो और अपनी फलक को ये बात समझाओ कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। हो सकता है उसके अच्छे भाग्य के कारण ही तुम इतने बड़े एक्सीडेंट के बावजूद सही सलामत हो। सिद्धार्थ हाँ में गर्दन हिलाते हुए फिर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फलक को जब सिद्धार्थ के ठीक होने की खबर मिलती है तो वह बहुत खुश होती है और बुआ जी के गले लगते हुए कहती है कि बुआ जी, आपके भगवान ने सुन ली। सिद्धार्थ जी को होश आ गया है। बुआ जी फलक की मासूमियत को देखते हुए उसके सर पर हाथ रखकर कहती हैं कि मेरी बच्ची, मैंने तो पहले ही कहा था कि ईश्वर तेरे साथ अब कोई अन्याय नहीं करेंगे। इतना कुछ हो जाने के बावजूद
फलक सिद्धार्थ के सामने नहीं जाना चाहती थी। उसके मन का डर उसके ऊपर इस कदर हावी हो चुका था कि वह सिद्धार्थ के ऊपर अब अपनी परछाई नहीं पड़ने देना चाहती थी। इतने दिनों से हॉस्पिटल में सिद्धार्थ की निगाहें फलक को ढूंढ रही थीं, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लग रही थी। वह जल्द से जल्द घर जाकर फलक के मन में बैठे हुए डर को समाप्त करना चाहते थे। कुछ दिनों के बाद सिद्धार्थ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है, लेकिन अभी भी वह व्हील चेयर पर काफ़ी सावधानी के साथ घर पहुंचते हैं। डॉक्टर जब सिद्धार्थ की देखभाल के लिए नर्स की व्यवस्था के लिए कहते हैं, तो सिद्धार्थ उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नर्स की ज़रूरत नहीं है, उनकी देखभाल फलक करेगी। वह चाहते थे कि फलक उनकी देखभाल करे और उनके आसपास रहे, तभी उसके मन में समाया हुआ डर पूरी तरह से समाप्त हो पाएगा। सिद्धार्थ का फलक के प्रति भावनाओं को समझते हुए अविनाश और मंजरी जी इस बात पर राजी हो जाते हैं। सिद्धार्थ जब घर पहुंचते हैं तो फलक ने उनके स्वागत की तैयारियां बहुत शानदार तरीके से की थीं, लेकिन अभी भी वह सामने नहीं आती है। बुआ जी आरती की थाल लेकर सिद्धार्थ के सर से बुरी नज़र उतारते हुए उन्हें टीका लगाकर आरती करती हैं। सिद्धार्थ को उनके कमरे में शिफ्ट करवा दिया गया था। मंजरी जी फलक के पास जाकर बड़े प्यार से कहती हैं कि फलक, सिद्धार्थ घर वापस आ गए हैं। क्या तुम उन्हें देखना नहीं चाहती हो? मंजी जी को देखकर फलक अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है और बिलखते हुए उनके गले लग जाती है। मंजी जी भी उसे एक माँ की तरह अपने आप में समेटते हुए कहती हैं कि बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, बल्कि हमें तो लगता है कि तुम्हारे शुभ कर्मों के कारण ही आज हमारा बेटा इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी सही सलामत वापस तुम्हारे लिए घर लौट आया है। उसकी निगाहें तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही हैं। हॉस्पिटल में उसने नर्स को रखने से मना कर दिया, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि उसकी देखभाल तुम करोगी। एक माँ होने के नाते मैं तुमसे कहूँगी कि जब तुम्हारा जीवन साथी तुम पर पूरा विश्वास और भरोसा करता है, तो तुम्हें भी अपने मन में कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। जाओ उसके पास, इस समय उसे तुम्हारे प्यार और अपनेपन की ज़रूरत है। फलक बोझिल कदमों से सिद्धार्थ के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। सिद्धार्थ को यूं व्हीलचेयर पर देखकर फलक फिर से ज़ोर ज़ोर से सुबकने लगती है। वह कमरे से भागने की कोशिश करती है, तभी सिद्धार्थ उसे रोकने के लिए आवाज़ देते हैं। सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर फलक अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ा पाती है। सिद्धार्थ फलक को अपने पास बुलाते हैं और उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं कि क्या अब तुम इस अपाहिज को अपना जीवन साथी नहीं बनाना चाहती हो, जो इस समय व्हीलचेयर के सहारे चल रहा है? अचानक से सिद्धार्थ के मुंह से निकले इतने कड़वे शब्दों को सुनकर फलक सिद्धार्थ के कदमों में बैठते हुए कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हो। मैं तो अपनी बुरी छाया आपके ऊपर नहीं पड़ने देना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से फिर से आपको कोई परेशानी हो। लेकिन मुझे तो तुम्हारे आसपास नहीं रहने से परेशानी हो रही है, उसका क्या? फलक आंसुओं से भरी हुई आंखें उठाकर जब सिद्धार्थ को देखती है, तो सिद्धार्थ अपने हाथों से उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे लिए ही वापस आया हूँ। तुम्हें यह बात नहीं पता है, लेकिन जब मैं जीवन और मृत्यु से लड़ रहा था, उस वक्त आंखों के सामने सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा था। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, बल्कि तुम्हारे साथ जीवन में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता था, और उसी जीने की चाह के कारण मैं मृत्यु से लड़कर वापस लौट आया हूँ। अगर अब तुम अपने इस नए जीवन साथी को स्वीकार करना चाहो, तो फिर मुझे पहले जैसा बना सकती हो, या फिर से मौत के मुंह में धकेल सकती हो। यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। सिद्धार्थ की कड़वी बातों को सुनकर फलक ने मन ही मन फैसला ले लिया था कि अब वह सिद्धार्थ की पूरी तरह देखभाल करेगी। सिद्धार्थ की बातों से उसके मन का डर भी निकल चुका था। उसे अब यकीन हो चुका था कि सिद्धार्थ उसका जीवन भर साथ निभाएंगे, माँ और बाबा की तरह बीच राह में छोड़कर नहीं जाएंगे। आज सिद्धार्थ ने फलक के मन से उसके बचपन से समाये डर को बाहर निकाल दिया था। फलक के अंदर बचपन से ही यह डर समाया हुआ था कि वह जिसे प्यार करती है, भगवान जी उसे अपने पास बुला लेते हैं। सिद्धार्थ के एक्सीडेंट के बाद तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि वह जो सोच रही है वह पूरी तरह से सच है। उसके मन पर इस बात का गहरा प्रभाव पड़ा था, जिस कारण वह सिद्धार्थ के सामने नहीं जाना चाहती थी। अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मान रही थी, लेकिन अब सिद्धार्थ भी फलक के बिना कहे ही उसके मन की बातों को जानने लगे थे। इसलिए उन्होंने इस नाजुक वक्त में भी फलक पर विश्वास जताते हुए फैसला लिया कि उनकी देखभाल फलक ही करे, जिससे उनके मन में समाया हुआ डर धीरे धीरे पूरी तरह से बाहर निकल जाए
और वह बचपन से लेकर अब तक जिस डर के साए में जी रही है उससे पूरी तरह से आज़ाद हो जाए। जिस तरह से सिद्धार्थ ने फलक पर भरोसा दिखाया था, उसी विश्वास और भरोसे के साथ फलक ने भी सिद्धार्थ की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बीच कई ऐसे मौके आए जब फलक सिद्धार्थ की हालत को देखकर घबरा गई, लेकिन उस वक्त सिद्धार्थ ने अपने आप को मजबूत दिखाते हुए फलक की हिम्मत को टूटने नहीं दिया। दोनों के आपसी प्यार और विश्वास का नतीजा था कि सिद्धार्थ अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुके थे। परिवार वाले चाहते थे कि शादी की डेट को आगे टाल दिया जाए, लेकिन सिद्धार्थ ने मना कर दिया। परिवार वाले भी इस बात को भलीभांति समझ रहे थे कि जब दोनों ने एक दूसरे को मन से स्वीकार कर लिया है, तो फिर समाज के सामने उनके रिश्ते को जल्द से जल्द जीवन की मजबूत डोर से बांध देना उचित रहेगा। विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। फलक सिद्धार्थ की देखभाल में पूरी तरह से लगी हुई थी। उसे बाकी किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। कई बार मंजी जी ने फलक को अपने साथ शॉपिंग के लिए बाहर ले जाना चाहा, लेकिन फलक ने यह कहते हुए मना कर दिया कि माँ, आप जो भी पसंद करके ले आएंगी वह मुझे पसंद होगा। सिद्धार्थ ने भी कई बार फलक को समझाने की कोशिश की कि मैं भले ही नहीं जा सकता, लेकिन तुम तो हमारी शादी की शॉपिंग अपनी पसंद से कर सकती हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ, हर लड़की को अपनी शादी को लेकर बहुत उत्साह और उमंग रहता है, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि 2 दिनों बाद तुम्हारी शादी है। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर फलक समझाते हुए कहती है कि मुझे माँ की पसंद पर पूरा भरोसा है। मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी में बड़ों का आशीर्वाद और प्यार अधिक से अधिक मिले। रही शॉपिंग की बात, तो मैं ज़रूर जाऊँगी, लेकिन आपके ठीक होने के बाद आपके साथ। सिद्धार्थ फलक को ध्यान से देखते हुए कहते हैं कि यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम वही फलक हो जो छोटी छोटी बातों पर डर जाती थी। सिद्धार्थ अपनी वजह से फलक के उत्साह को कम नहीं करना चाहते थे। वह जानते थे कि हर लड़की अपनी शादी को लेकर बहुत उत्साहित रहती है, लेकिन फलक सिद्धार्थ की वजह से ऐसा नहीं कर पा रही थी। इसलिए सिद्धार्थ ने मंजी जी से कहा कि मैं और फलक दोनों आपके साथ मार्केट चलेंगे। सिद्धार्थ ने सोच लिया था कि भले ही थोड़ी सी तकलीफ सहनी पड़ेगी, लेकिन इन सब की वजह से फलक के उत्साह को कम नहीं होने देंगे। विवाह से जुड़ी हर खरीदारी में फलक और सिद्धार्थ शामिल हो रहे थे। फलक ने ज्वेलरी से लेकर ड्रेस तक सब मंजीर जी और सिद्धार्थ की पसंद पर छोड़ दिया था, लेकिन लास्ट में सिद्धार्थ ने अपनी शादी की शेरवानी फलक की पसंद से करवाई। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब दोनों की शादी की रस्में हल्दी मेहंदी शुरू हो चुकी थीं। जब फलक को मेहंदी लगाई जा रही थी और हथेली पर सिद्धार्थ का नाम लिखा जा रहा था, तो फलक को अलग ही अनुभूति हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी इतने दिनों की तपस्या सफल होने जा रही है। आज फलक मन ही मन यह सोचकर खुश हो रही थी कि फाइनली अब सिद्धार्थ हमेशा के लिए उसके होने जा रहे हैं, और वह सिद्धार्थ की। वह अपनी हथेलियों पर सिद्धार्थ के नाम को देखकर बार बार मुस्कुरा रही थी। जब सिद्धार्थ ने फलक को अकेले में मुस्कुराते हुए देखा, तो उसके पास आकर पास में रखी हुई खाने की प्लेट उठाकर उसे खाना खिलाने लगे। फलक ने जब मना करने की कोशिश की, तो सिद्धार्थ ने ये कहते हुए रोक दिया कि रोज़ तुम मेरा इतना ध्यान रखती हो, और आज अगर मेरे नाम की मेहंदी तुम्हारे हाथ में लगी है, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता कि आज अपने हाथों से तुम्हें खाना खिला सकूं? और अब तो मेरा पूरा हक बनता है तुम पर, इसलिए तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। सिद्धार्थ फलक को अपनी बातों में उलझाए हुए कहते हैं कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सुंदर तो तुम पहले भी थी, लेकिन अब तो दिन पर दिन निखरती ही जा रही हो। फलक भी सिद्धार्थ की फ्लर्टिंग का जवाब देते हुए कहती है कि यह सब आपके प्यार का असर है। दोनों ऐसे ही एक दूसरे में खोए हुए बातें कर रहे थे जब मंजीर जी और बुआ जी उनके पास आकर खांसने की एक्टिंग करती हैं। मंजीर जी फलक और सिद्धार्थ को इस तरह से एक दूसरे की केयर करते हुए देखकर बहुत खुश होती हैं और मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ चली जाती हैं। आज के प्रोग्राम के कारण सब लोग शाम तक थक चुके थे, इसलिए सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि कल शादी थी और फिर सुबह से भागम भाग शुरू होने वाली थी। आज फाइनली वह दिन भी आ ही गया जिसका फलक और सिद्धार्थ के साथ साथ पूरे परिवार को इंतज़ार था। सिद्धार्थ की शेरवानी और फलक का लहंगा एक ही कलर का था। सिद्धार्थ दूल्हे की शेरवानी पहनकर अपने खास दोस्तों के साथ सीढ़ियों से उतरते समय स्पॉटलाइट की रोशनी में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे। दूसरी तरफ से फलक अपनी सहेलियों के साथ दुल्हन की वेशभूषा में शर्माती हुई चली आ रही थी, जिस पर नज़र पड़ते ही एक पल के लिए तो सिद्धार्थ की धड़कन ही तेज हो गई थी।
आज फलक भी दुल्हन के लिबास में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। मंजरी जी अपने दोनों बच्चों को देखकर उनकी नज़र उतारती हैं। सिद्धार्थ अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और फलक के हाथों को अपने हाथों में लेकर स्टेज की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इस वक्त दोनों की जोड़ी को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच दोनों की वरमाला पूरी होती है और फिर पंडित जी के मंत्रोच्चार के साथ फलक की मांग में अपने नाम का सिंदूर भरकर गले में मंगलसूत्र पहनाकर सिद्धार्थ जन्म जन्म के लिए फलक को अपनी जीवन संगनी बना लेते हैं। दी एंड।